माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। रानो बेटी, अभी तो तू आई थी और अभी जाने की बात भी कर रही है। हाँ माँ जी, मैं तो आ ही नहीं रही थी। गुड़िया जिद कर रही थी कि उसे अपनी नानों से मिलना है। आपको तो पता है ना कि मैंने नया नया ढाबा खोला है। अगर ऐसे बंद रहा तो कौन ग्राहक आएगा मेरी दुकान पर। ठीक है बेटी, तू जा और मन लगाकर काम कर। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर वापस अपने जंगल में लौट आती है। अगली सुबह रानू चिड़िया अपने ढाबे पर कढ़ी चावल बनाती है। मगर सुबह से शाम हो गई थी, कोई भी ग्राहक रानू चिड़िया की दुकान पर न आया था। अरे ये क्या, पहले तो एक दो ग्राहक आ जाता था, अब तो वो भी नहीं आता। मुझे लगता है पहले की तरह आज भी ये सारा खाना जाया करना पड़ेगा। मैं कितनी मेहनत करती हूँ और साफ सुथरा खाना बनाती हूँ, मगर फिर भी कोई पक्षी नहीं आता। बैठो मेरे भाई, ना ना, उस चिड़िया के ढाबे से कुछ ना खाना। उसका खाना एक नंबर का बेकार है। जरा भी स्वाद नहीं है चिड़िया के खाने में। गौरी बहन, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर तुम कहती हो तो मैं क्यों खाऊंगा चिड़िया का खाना। कबूतर यार, उस चिड़िया का खाना बहुत बेकार है। तुम भूल कर भी चिड़िया के ढाबे से खाना ना खाना। ऐसे वो पति पत्नी रानू चिड़िया के ढाबे पर जाने के लिए सभी पक्षियों को मना करते थे। पति जी, मैं मिठू से कह आई हूँ कि वो चिड़िया के ढाबे से खाना ना खाए। हाँ गौरी, मैं भी कबूतर से कह आया हूँ। चलो अब चलते हैं चिड़िया के ढाबे पर, शाम हो गई है। वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के ढाबे पर जाते हैं। चिड़िया बहन, क्या आज कोई खाना बिका कि नहीं। चिड़िया, क्या कोई ग्राहक आया भी है तुम्हारे ढाबे पर, या फिर सुबह से बैठी मक्खियाँ ही मार रही हो। कालू और गोरी, सुबह से कोई भी ग्राहक नहीं आया। मैं तो फारग ही बैठी हुई हूँ। तो फिर खाना फेंकने से अच्छा है कि तुम हमें दे दो, हम कल की तरह गरीबों में ही बांट देंगे। ले जाओ, मगर ये खाना जंगल के गरीब पक्षियों में ही बांटना। फिर कौवा और कवि वो खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो घर जाकर चिड़िया का बनाया हुआ खाना खाने लगते हैं। कालू जी, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है चिड़िया। हाँ गौरी, वो चिड़िया समझ रही होगी कि हमने खाना गरीबों में बांट दिया है। कालू जी, हम भी तो गरीबों में ही बांट रहे हैं। एक गरीब मैं और एक गरीब तुम। हम गरीबों से बढ़कर और कौन होगा गरीब इस जंगल में। ऐसे वो कवि मुफ्त का खाना घर में बैठकर खाते हैं और चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। गोरी कवि बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मैं चिड़िया के ढाबे से अभी कढ़ी चावल खाने गई थी, मगर उसके कढ़ी चावल कोई मुफ्त में भी ना खाए। ऐसे बेस्वाद चावल मैंने कभी नहीं खाए। अच्छा ही हुआ गौरी जो तुमने मुझे बता दिया, अब मैं चिड़िया के ढाबे से कभी खाना नहीं खाऊंगी। शाम होते ही कौवा और कवि फिर से चिड़िया के पास जाते हैं। तुम हिम्मत न हारना, ऐसे ही रोज खाना बना लिया करना। देखना, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और तुम्हारा ढाबा अच्छे से चलने लगेगा। गोरी, इस तरह मैं अपना नुकसान पर नुकसान किए जा रही हूँ, मगर न जाने कब चलेगा मेरा ये ढाबा। गौरी, जल्दी करो, चले, गरीब पक्षी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर कौवा और कवि वो बचा हुआ खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आज मैं इन कौवों के पीछे जाती हूँ और देखती हूँ कि ये किन गरीबों में मेरा खाना बांटते हैं। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया कौवों के पीछे पीछे उड़ती है। अरे वाह, ऐसे कढ़ी चावल तो मेरी माँ बनाया करती थी। बहुत स्वादिष्ट है ये कढ़ी चावल। कालू जी, मैंने बुलबुल से कहा कि चिड़िया के कढ़ी चावल खाकर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है, तो बुलबुल बहुत डर गई थी। अच्छा ही होगा गौरी, अगर चिड़िया का खाना ऐसे ही बचता रहेगा तो हम गरीबों का पेट तो भरता ही रहेगा। रानू चिड़िया खिड़की में बैठी कौवों की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो ये बात है, इन चालाक कौवों की वजह से मेरा ढाबा नहीं चल रहा। दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने ढाबे पर खाना बनाकर आवाज लगाती है। आज का खाना फ्री में, सबके लिए फ्री में, आज का खाना फ्री में है। जो भी आए बिना पैसे दिए खाना खाए। ये सुनते ही चिड़िया के पास तो भीड़ लगने लगती है। ना लूसी बहन, तुम चिड़िया का खाना ना खाना। गौरी, भला मुझे कहाँ पैसे देने हैं, मैं तो फ्री में खाने जा रही हूँ। सभी पक्षी रानू चिड़िया के कढ़ी चावल खाने लगते हैं। अरे वाह, ऐसे कढ़ी चावल तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। पति जी, सच में गौरी कभी तो झूठ बोल रही थी, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। वो काफी झूठे हैं, चिड़िया के पंखों में तो बहुत स्वाद है। उस दिन के बाद से चिड़िया का ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगता है।
और कौवों का मुफ्त का खाना बंद हो जाता है। घोंसले लो, गरम गरम कपास से बने हुए नरम नरम घोंसले लो। ऐसे गोरी कौवी ठेले पर घोंसले लिए पूरे जंगल में बेच रही थी। रुको गोरी, मुझे मेरी हरियाली के लिए एक नरम सा घोंसला दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिठू, ये लो, ये बहुत नरम घोंसला है। 10 दाने चावल केवल दाम है इस घोंसले का। फिर मिठू तोता 10 दाने चावल के देकर वो घोंसला ले लेता है। मिठू तोता वो घोंसला अपने घर में ले जाता है। हरियाली तोती भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। अरे वाह मिठू जी, आज तो आप मेरे लिए एक नया घोंसला लेकर आए हैं। मेरी सुंदर पत्नी का घोंसला टूट गया था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये नरम नरम घोंसला लेकर आया हूँ। मिठू जी, आप बहुत अच्छे हैं। आज रात मुझे सोने में बहुत मजा आएगा। रात हो जाती है। गोरी, वो कांटों वाला घोंसला किसे बेचा है? वो मोटी चोंच वाला लेकर गया है अपनी पत्नी के लिए। गोरी, फिर तो आज हरियाली सोने वाली नहीं है। मिठू जी, मुझे ये घोंसला नीचे से चुभ रहा है। हरियाली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ये घोंसला आज ही खरीदा है। मिठू जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पंखों में कुछ चुभ रहा है। फिर मिठू तोता घोंसले को खोलकर देखता है। उस दुष्ट कवि ने मुझे कांटों वाला घोंसला दे दिया है और मुझसे 10 दाने चावल भी ले लिए। मिठू जी, वो कवि बहुत बुरे हैं, आपको उनसे घोंसला नहीं लेना चाहिए था। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कवि आराम से अपने घर में सोए हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया हमारे दरवाजे पर? रुको रुको, क्या अब दरवाजा तोड़ोगे? कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कालू, गौरी कहाँ है? उसे बाहर भेजो। मेरी पत्नी अभी सो रही है, बताओ क्या काम है तुम्हें? कालू, मैंने कल गौरी से नरम घोंसला लिया था, मगर उसने मुझे कांटों वाला घोंसला दिया है। उसे कहो कि ये अपना घोंसला रख ले और मेरे 10 दाने चावल मुझे वापस कर दे। मोटी चोंच वाले, शक्ल देखी है अपनी? हम बेचे हुए घोंसले वापस नहीं लेते। 10 दाने चावल के बदले क्या तुम्हें मैट्रेस वाला बेड दे दे? नाराज होकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू जी, चला गया क्या वो मोटी चोंच वाला? मैं सब सुन रही थी। हाँ गौरी, भगा दिया मैंने। कालू जी, मैंने भी आपसे कई बार कहा है कि घोंसलों में थोड़ी सी घास ही लगा दिया करो, परंतु तुम तो सारे घोंसले कांटों से ही बनाते हो। गौरी, कांटे आसानी से मिल जाते हैं और घास लेने के लिए दूर नदी पर जाना पड़ता है। तुम्हें तो पता है कि मुश्किल काम मुझसे नहीं होता। दूसरे दिन गोरी कवि फिर से निकलती है। घोंसले, नरम नरम कपास से बने हुए गरम गरम घोंसले लो। मम्मा, मेरा घोंसला टूटा हुआ है, आप मुझे गोरी आंटी से नया घोंसला ले दें। गुड़िया बेटी, 1 नंबर के बेकार घोंसले हैं उस कवि के पास। मम्मा, आप मुझे नया घोंसला लेकर ही नहीं देना चाहती, इसलिए आप अब बहाने बना रही हैं। अपनी गुड़िया की बात सुनकर रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है। गौरी बहन, तुम 2 दाने चावल ज्यादा ले लो, मगर मेरी बेटी गुड़िया के लिए कोई नरम सा घोंसला दे दो। ये चिड़िया, ये वाला घोंसला ले लो, इसमें नरम नरम कपास है, तुम्हारी गुड़िया आराम से सोएगी। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि से वो घोंसला ले लेती है। वो अभी अपने घर जा ही रही थी कि आधे रास्ते भी वो घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर रानू चिड़िया वापस गोरी कवि के पास जाती है। गोरी की बच्ची, वो तो रास्ते में ही टूट गया है। क्या क्या टूट गया है? जो घोंसला तुमने मुझे दिया है वो रास्ते में ही टूट गया है। तो मैं क्या करूं? चले भाग यहाँ से, छोटी चिड़िया। अच्छा, तो मुझे भी रानू चिड़िया कहते हैं। अगर मैंने तुम्हारा ये धंधा बंद न किया तो मुझे भी चिड़िया ना कहना। रानू चिड़िया गुस्से में वहाँ से वापस चली जाती है। गौरी, कितने घोंसले बिके हैं आज? कालू जी, एक घोंसला चिड़िया को दिया और वो रास्ते में ही टूट गया। गौरी, वो तो टूटा हुआ घोंसला मैंने तिनकों से जोड़ा था। कालू जी, बस तुम ऐसे ही मुझे घोंसले बनाकर देते रहो और मैं जंगल में बेचती रहूंगी, देखना हम बहुत अमीर हो जाएंगे। उधर रानू चिड़िया बुलबुल के पास दूसरे जंगल जाती है और वो बुलबुल से अच्छे वाले नरम नरम घोंसले खरीदती है। अब मैं देखती हूँ कि ये कभी कब तक पक्षियों को खराब घोंसले बेचते हैं। फिर रानू चिड़िया भी वो घोंसले एक ठेले पर बेचने लगती है। घोंसले लो, नरम नरम कपास के बने हुए गरम गरम घोंसले लो। ऐसे रानू चिड़िया जंगल में घोंसले बेचना शुरू कर देती है। जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया से घोंसले लेना शुरू कर देते हैं। अब गोरी कवि और कालू कवि का धंधा बंद हो चुका था।
कालू जी, अब भूख से मरना होगा या फिर दाना ढूंढकर खाना होगा, क्योंकि घोंसले तो अब बिकने वाले नहीं। ये छोटी चिड़िया हमेशा हमारे धंधे चौपट कर देती है। गौरी चलो अब किसी और जंगल में जाकर काम शुरू करते हैं। फिर गौरी और कालू वो जंगल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के पास ढेर सारा दाना था। वो कुछ सोचती है और वहीं थोड़ी दूर गोरी कभी के पास जाती है। गोरी कभी भी एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। आओ आओ चिड़िया, कैसे आना हुआ? गोरी बहन, अभी हमारे जंगल में दाने और पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारे जंगल में सूखे का मौसम शुरू हो जाएगा। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मैं एक काम करना चाहती हूँ। अगर आप भी मेरे साथ हिस्सा रखना चाहें तो मैं आपको अपने काम में शामिल कर सकती हूँ। कौन सा काम? पहले काम बताओ, फिर ही बताऊंगी। अगर मैं कर सकती हुई तो मैं करूंगी, वरना नहीं। गोरी बहन, मेरे पास ढेर सारे गंदम के दाने पड़े हुए हैं। क्यों ना हम नदी के पास खाली जमीन पर उन्हें काश्त कर लें। वहाँ तो पानी भी आसानी से मिल जाएगा और जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तो हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे और फिर सूखे के मौसम में आराम से खाते रहेंगे। चिड़िया, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। तो ठीक है गोरी, हम कल सुबह से ही काम शुरू कर देंगे। तुम जल्दी उठ जाना, मैं जाते हुए तुम्हें ले जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है। अगली सुबह सुबह रानू चिड़िया गंदम के बीज लेती है और गोरी कभी की तरफ जाती है। उठ जाओ गोरी, तुम अभी तक उठी नहीं, हमें आज बीज बोने का काम खत्म करना है। गोरी कभी उठ जाती है। अरे चिड़िया, तुम घूम क्यों रही हो? मेरी आंखों के सामने ये अंधेरा क्यों आ रहा है? मेरा सर चकरा रहा है। क्या हुआ गोरी बहन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ चिड़िया, सारी रात मैं जागती रही हूँ, इसलिए अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, आज तुम अकेली ही चली जाओ, मैं कल तुम्हारे साथ जाऊंगी। रानू चिड़िया बहुत मासूम चिड़िया थी। वो चतुर गोरी कभी की बातों में आ जाती है। ठीक है गोरी बहन, आप आराम कर लो, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी मुझे जगाने वाली, ऐसा कहते हुए गोरी कभी फिर से सो जाती है। रानू चिड़िया सारा दिन लगाकर वो बीज बो देती है और फिर वो बीज को पानी भी डाल देती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। आज रानू चिड़िया बहुत थक गई थी, इसलिए अपने घोंसले में आते ही वो भोजन खाकर सो जाती है और फिर हर रोज गोरी कभी ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी और फिर रानू चिड़िया अकेले ही जाकर अपनी फसल को देखती थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। आखिर वो दिन आ ही गया जब गंदम की फसल पककर तैयार थी। गोरी कभी को भी ये मालूम था कि अब फसल बनकर तैयार हो गई है, इसलिए वो भी वहाँ आ जाती है। रानू चिड़िया जब अपनी फसल काटने जाती है तो गोरी कभी पहले से वहाँ आई हुई थी। चिड़िया कभी को देखकर बहुत हैरान होती है। गोरी बहन, आज आप ठीक हैं? हाँ हाँ चिड़िया, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, इसलिए सोचा कि जाकर चिड़िया के साथ फसल की काश्त करवा लेती हूँ। चलो अब जल्दी से फसल काट लेते हैं। फिर वो दोनों मिलकर सारी फसल काट लेते हैं। अब बारी थी फसल को आधा आधा बांटने की। चिड़िया बहन, तुमने बहुत मेहनत की है, इसलिए ये भूसा और ये मट्टी तुम्हारी हुई और ये गंदम मैं रख लेती हूँ। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? भला इस मट्टी का क्या फायदा? चिड़िया, मैं तुमसे फजूल में बहस नहीं करना चाहती, वैसे भी मट्टी का ही तो सारा फायदा है। अगर मट्टी ना होती तो तुम बीज कैसे बो लेती? और हाँ, अब मेरा दिमाग खराब ना करो। फिर गोरी कभी सारी गंदम लेकर वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया कभी को जाता हुआ देख रही थी। अब मैं क्या करूँ इस मट्टी का? ये कभी तो बहुत बुरी निकली, मुझे इसे अपने साथ मिलाना ही नहीं चाहिए था। अब क्यों ना मैं इस मट्टी और भूसे को मिलाकर अपने लिए एक घर बना लूं। वो घर मुझे बारिशों से सुरक्षित रखेगा। फिर रानू चिड़िया एक प्यारा सा सुंदर सा घर बना लेती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं उस भूसे और मट्टी को काम में ले आई। आज ऐसा करती हूँ कि खिचड़ी बनाती हूँ। बाहर बादल भी है, अगर बारिश आ गई तो इस मौसम में आराम से बैठकर खिचड़ी खाऊंगी। फिर रानू चिड़िया खिचड़ी बनाने लग जाती है। इधर रानू चिड़िया अपने घर में बैठी खिचड़ी बना रही थी तो बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है।
रानू चिड़िया बारिश के मौसम में अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। उधर गोरी कवि का घोंसला तेज बारिश के कारण टूट चुका था और उसकी सारी गंदम भी पानी में बह गई थी। गोरी कवि बहुत परेशान थी कि वो अब कहाँ जाएगी। तभी गोरी कवि को दूर एक घर से रोशनी निकलते हुए दिखाई देती है। वो जल्दी से उस घर की ओर जाती है। गोरी कवि चिड़िया के घर का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है। रानू चिड़िया भी गोरी कवि को खिड़की से देख रही थी। गोरी, क्या बात है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? चिड़िया बहन, मेरा घोंसला टूट गया है और मेरी गंदम भी सारी पानी में बह गई है। तुम मेरी मदद करो। मुझे बहुत भूख लगी हुई है और सर्दी भी लग रही है। अरे वाह चिड़िया, तुम्हारे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तुमने आज खिचड़ी बनाई है। हाँ गोरी, मैं खिचड़ी ही बना रही हूँ, मगर मैं अब तुम्हारी कभी मदद नहीं करूँगी। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। सारी मेहनत मैंने की, मगर अंत में तुम वो गंदम ले गई। और हाँ, जिस भूसे और मिट्टी को तुमने बेकार समझकर मुझे दिया था, मैंने उसी से ये घर बनाया है। और देखो, तुम्हारी वो गंदम किसी काम ना आई। अब चली जाओ यहाँ से। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। सारी रात वो उस पानी में भीगती रहती है। अब गोरी कवि को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु उसने अपनी अच्छी दोस्त को खो दिया था। गोरी कवि ऐसे दुष्ट पक्षी का नाम है कि उस जैसा कोई दुष्ट तो जंगल में है ही नहीं। गोरी कवि जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते वो पहाड़ों वाली दिशा में चली जाती है, जहाँ पर बहुत सारी चीलें रहती थीं। अरे, ये तो चीलों का इलाका है, मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। ये ना हो कोई चील मुझे चिपक जाए। गोरी पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक बड़ी वाली चील बैठी हुई थी। चील दी, मैं भूल के आ गई तुम्हारे इलाके में। मुझे पता नहीं चला, मैं भोजन ढूंढते ढूंढते आई थी। कवि, क्या तेरा नाम गोरी है? हाँ चील दी, तुम्हें किसने बताया? मैं कालू कवि की पत्नी हूँ। हाँ तो और कौन बताएगा? ये सब कालू ने ही बताया है मुझे कि तू बड़ी चालाक है। चील दी, मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ज्यादा देर तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती। तू ज्यादा देर मेरे पास नहीं बैठ सकती और मैं ज्यादा देर मांस खाए बिना नहीं रह सकती। देखो, मैं तो एक काली कवि हूँ। काली कवि को खाओगी तो तुम्हारा शरीर भी काला हो जाएगा। छी गंदी, मैं क्यों खाऊंगी काली कवि? ये काली कवि तो मेरे काम आएगी। कैसा काम? मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकती। अबे ओ कवि, तुम्हारे घर के आसपास कितने पक्षी रहते हैं? एक एक करके मुझे उन सब का बच्चा ला दे। एक बच्चे का पूरा 50 रुपए और गेहूं की 10 बालियां दूंगी। क्या सच में चील दी? तो मुझे गेहूं की 10 बालियां भी देगी और एक बच्चे का 50 रुपए भी? हाँ, अगले हफ्ते मेरे बेटे चीलों की सालगिरह है। मैं चीलों की सालगिरह पे छोटे छोटे पक्षियों का ढेर लगा देना चाहती हूँ। चील दी, डील तो बड़ी अच्छे से की है, भले मैं डील पे राजी क्यों नहीं होगी। गोरी कवि काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वो सीधा अपने जंगल वापस चली जाती है। सुबह ही सुबह छोटा मिठू खेल रहा था। गोरी कवि छोटे मिठू के पास जाती है। छोटे मिठू, जरा ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? काली कवि आंटी, मुझे खाने में ज्यादातर चॉकलेट्स पसंद हैं। चॉकलेट? छोटा मिठू, अगर मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? गौरी आंटी, मम्मा ने मना किया है किसी के साथ जाने में। छोटे मिठू, मेरे साथ चलोगे तब ना चॉकलेट्स मिलेगी तुमको। चॉकलेट्स के आड़े में आकर छोटा मिठू तैयार हो जाता है। गौरी छोटे मिठू को लेकर चली जाती है और फिर चील के पास जाकर जमा करवा देती है। शाबाश गौरी, तू वाकई में तेज है। तुझे कल काम दिया और आज तुमने पूरा कर दिया। चील से 50 रुपए और 10 गेहूं के बालियां लेकर गोरी कवि खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। 10, 20, 30, 40, 50, पूरे 50 रुपए। हाय हाय, मैं मर जाऊं। इतने पैसे इकट्ठे करूंगी कि अपना प्यारा सा घर बनाऊंगी। शाम में कुक्कू खेल रहा था। गौरी कुक्कू के पास जाती है। कुक्कू बेटा, तुमको खाने में क्या पसंद है? मुझे कुछ पसंद नहीं है और मेरी मम्मा ने मना किया है कि मैं आपसे बात ना करूं। आप दुष्ट कवि हैं। कुक्कू बेटा,
तुम्हारी मम्मा ऐसे मेरे बारे में बुरा बताती है हर किसी को। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरे पास चॉकलेट्स हैं। आओ आओ, मैं तुमको चॉकलेट्स देती हूँ। नहीं, आप अपनी चॉकलेट्स अपने पास रखे, मैं आपसे चॉकलेट्स नहीं लूंगा। कुकू उड़ने ही वाला था कि गोरी कवि उस पर झपट पड़ती है, अपने पंजों में दबोचकर उसको वहाँ से ले जाती है। कवि, तेरे पीछे क्या छुपा है? क्या लाई हो आज? चील दी, आज तो बहुत बड़ा तोहफा लाई हूँ। 50 नहीं, पूरे 100 रुपए लूंगी। अरे बताओ तो सही, वो है ना छोटी चिड़िया, हमारे जंगल की रानो चिड़िया। रानो चिड़िया का बेटा लाई हूँ, नरम नरम मांस। हाय हाय, तेरे बेटे को मजा आ जाएगा। गौरी, ऐसी बात है तो ले 100 रुपए, जल्दी से बच्चा आगे कर। मम्मा चिड़िया सारे जंगल में बेचैन हुई फिर रही थी। गुड़िया बेटी, कहाँ गया था कुकू? कुकू ने कुछ बताया तो होगा ना आपको? मम्मा, कुकू बहुत बदतमीज है, घर से बाहर निकल जाता है और बताता भी नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। गुड़िया, आप तो बड़ी हो, कुकू छोटा है, कुकू ये बातें नहीं समझता। रात तक मम्मा चिड़िया कुकू का बहुत इंतजार करती है, इधर उधर बाहर घूमती है, मगर कुकू कहीं नहीं मिलता। शाम में रोते हुए मिट्ठू तोता भी चिड़िया के घर आता है। चिड़िया चिड़िया, मेरा मिट्ठू घर में नहीं है, मैं क्या करूं? तोते भैया, मैं कर ही क्या सकती हूँ, मेरा अपना कुकू घर में नहीं है, हमें कुछ करना होगा, अपने बच्चों को बचाना होगा। चिड़िया, इसका मतलब कोई हमारे बच्चे चोरी कर रहा है। अरे कबूतर तो अपनी बीवी के मायके गया है, अपने पूरे परिवार को लेकर, तुम और मैं ही हैं। गोरी का जग्गू घर पे है, ऐसा क्या हुआ होगा कि हम दोनों के बच्चे ही उठाए गए? तोते भैया, फिर ये काम गोरी का होगा। गोरी अपने बच्चे को तो नहीं उठा सकती, मगर हमारे तो छोटे बच्चे उठा लिए। चिड़िया, ऐसे किसी पे शक नहीं कर सकते, सुबह होते ही जंगल में निकलेंगे और अपने बच्चों को ढूंढेंगे। तोते, आप करो सुबह का इंतजार, मुझसे नहीं होता, मैं अभी घर से निकल रही हूँ, अपने बेटा ढूंढ कर लाऊंगी। मिठू तोता और रानो चिड़िया अपने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। चले गए, दोनों घरों से चले गए। अब बची गुड़िया, गुड़िया का तो पूरा 200 लूंगी, गुड़िया को पकड़ कर लाती हूँ। गौरी कवि गुड़िया के घर आती है। बेटी गुड़िया, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? गौरी आंटी, मुझे खाने का तो नहीं पता, मगर हाँ, आपको जहर खिलाने बहुत अच्छा लगता है। छोटी गुड़िया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, वो भी अपनी छोटी वाली चोंच से। अरे, अपने पंजों में दबोचकर उस चील को दे आऊंगी। गौरी आंटी, मैं तो डर गई मैं आपकी बातों से। पता है, मेरी रसोई में खीर पड़ी है, अभी लेकर आती हूँ आपके लिए। खीर? चलो खीर ले आओ, खीर खाने के बाद ही अपना काम करूंगी। गुड़िया खीर के बहाने रसोई में जाती है और जलती हुई चिंगारी लेकर आती है। गौरी को पीछे से आग लगा देती है। गंदी छोटी चिड़िया, आग लगा दी मेरे पंखों में, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाय, बचाओ बचाओ। गौरी कवि जंगल में इधर उधर उड़ती है, मगर उसकी आग बुझाने वाला कोई भी नहीं। जंगल का महाराज मिठू महाराज था। मिठू महाराज के पास धन दौलत तो बहुत थी, मगर उसकी पत्नी हरियाली तोती से उसकी कोई संतान नहीं थी। हरियाली, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कल को मैं मर गया तो मेरी नस्ल यहीं पर खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी सल्तनत का बादशाह कोई और बने। मिठू जी, ये सब तो देन ऊपर वाले के हैं, मेरे बस में तो कुछ नहीं, मैं कर ही क्या सकती हूँ। हरियाली, ना जाने क्या होगा, मैं अब सोच सोच कर बहुत परेशान होता हूँ। कभी कभी लगता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। आप बार बार मुझे क्यों कहते हैं दूसरी शादी करने का? आप कर लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगी। हरियाली तोती अपने कमरे में चली जाती है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मैं क्या करूं? हरियाली का दिल तोड़ूं या अपनी नस्ल आगे बढ़ाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोच सोच के मिठू महाराज तो जैसे पागल ही होने वाला था। मिठू महाराज का मुंशी कालू कौवा था। अरे कालू कौवे, जंगल में जाकर एक आदेश देकर आओ, जो जो पक्षी मेरी बात मानेगा मैं उसको धन दौलत दूंगा। बताइए बताइए मिठू महाराज, कौन सा आदेश देना है? मैं अभी देकर आता हूँ। मिठू महाराज
कालू कौवे को सारी बात समझा देता है और फिर कौवा महल से चला जाता है। सुनो सुनो, मिठू महाराज का हुक्म है कि जिस पक्षी ने अंडा दिया है वो मिठू महाराज को अपना बच्चा दे दें। वो बच्चे पालना चाहते हैं क्योंकि मिठू महाराज के अपने बच्चे नहीं। ये ऐलान तो रानो चिड़िया और उसकी सास भी सुन रही थी। अरे माँ जी, सुना है वो कालू कौवा क्या संकेत दे रहा है? अरे हाँ, सब सुन लिया है मैंने। अरे बादशाह सलामत के बच्चे नहीं हैं, बादशाह अब किसी और के बच्चे पालेगा, उनको ही सल्तनत देगा। अरे अगर तूने बेटी पैदा कर दी तो हम इस मुकाबले में हार जाएंगे, तुम्हें बेटा ही देना होगा हमें। अरे माँ जी, बेटी होना या बेटा होना इसमें मेरा कंट्रोल थोड़ी ना है। ऊपर वाला जो भी देगा मैं तो उसका शुक्र अदा करूँगी। बस मेरे आगे मौलवी बनने की कोशिश ना करो, जो हो वही रहो। कालू कौवा अपने घर जाता है। गोरी गोरी, देखो हमारे अंडे से क्या निकलेगा। अगर बेटा निकलेगा तो वो बादशाह बनेगा। कालू पति जी, आज भांग पी कर आए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो, वो भी उल्टी सी थी। गोरी, मिठू महाराज मरने वाला है। मिठू महाराज का कोई बच्चा नहीं, उसकी सारी जायदाद उस बच्चे की होगी जिसे मिठू महाराज पसंद करेंगे। कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं अंडे में से अपना बेटा निकाल कर रहूंगी। रात हो जाती है। न कालू कौवे को नींद आ रही थी और न ही उस लालची गोरी कवि को। गोरी, कुछ करो, देखो अंडे से क्या निकलता है। कालू, मैं समझती हूँ, मैं छुरी लेकर आती हूँ, छोटा सुराख करके देख लेते हैं। गोरी छुरी लेकर आती है और फिर छुरी से अंडे को काट डालती है। गोरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो अंडा ही काट डाला। कालू, मैं तो छोटा सा सुराख करने लगी थी, मगर अंडे का छिलका तो सारा ही टूट गया। अब क्या होगा? होना क्या है, हमारी संतान इस दुनिया में नहीं आएगी। चलो तुम मेरे साथ रहो, ऐसे किसी और के साथ रहोगी तो तुम पर 1000 बातें बनेगी। कालू, ये कैसे हो सकता है? मैं अपना बच्चा अपने हाथों से कैसे मार सकती हूँ? गोरी, लालच में इंसान सब कुछ कर लेता है, पक्षी क्यों ना करें। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और फिर रानो चिड़िया के अंडे से एक बहुत खूबसूरत सी बेटी निकल आती है। अबे कलमुही, चल निकल जा मेरे घर से। मेरा बेटा विदेश में कमाता है, तू यहाँ पर बेटियों की लाइन लगाती जा। चलो निकलो यहाँ से, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। रानो का पति विदेशी जंगल में था और फिर रानो की सास उसको घर से निकाल देती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी छोटी सी बेटी है, मैं इसको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अरे कलमुही, जहाँ जाना है जा, इस बेटे की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रानो बहुत मजबूर थी और वो सबसे पहले मिठू महाराज के महल जाती है। मिठू महाराज, मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया है और फिर मेरे शौहर ने अपनी जिंदगी से मेरी छोटी सी बेटी है, आप मेरे लिए कोई बंदोबस्त करो। मिठू जी, देखा सामने वाली चिड़िया कितनी खूबसूरत है। हाँ हरियाली, मैं देख रहा हूँ। तुम भी छोटे बच्चे बड़े गौर से देखती हो। पति जी, देखिए तो सही, अगर हम उसको अपनी बेटी बना लें तो फिर कितना अच्छा होगा। हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है, मगर चिड़िया अपनी बेटी हमें देगी नहीं। मिठू जी, आप पूछ कर तो देखिए। अच्छा, मैं पूछता हूँ, चिड़िया क्या तुम अपनी बेटी दे सकती हो? मिठू महाराज, आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान। मेरा वो वहशी पति मेरी बेटी को मारने के लिए आया था, इसको भी बेचकर खा जाता। रानो, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो कुछ बोलोगी मैं वो सब करूँगा, मगर तुम इस महल में रह जाओ। गुड़िया को मैं अपनी सारी सल्तनत दूंगा, गुड़िया मेरी बेटी बन के रहेगी। फिर तब से ऐसा ही होता है। रानो चिड़िया और फिर साथ में बेटी गुड़िया, मिठू तोते की पत्नी हरियाली, ये सब एक ही महल में रहना शुरू करते हैं। मिट्ठू तोते की शादी को हुए पूरे 2 साल हो गए थे, मगर अभी तक मिट्ठू तोते के घर में कोई संतान नहीं थी। मिट्ठू जी, कल मैं सोच पेड़ों वाले जंगल में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सभी पशु पक्षी बहुत परेशान हो रहे थे। बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे भी सूख गए थे। मम्मा, बहुत प्यास लग रही है, पानी लाकर दो ना। बेटा, पूरे जंगल में बारिश होने के कारण सभी तालाब नदियाँ सूख चुके हैं, मैं कहाँ से पानी लाकर दूं? अरे यार, ये कैसा मौसम आ गया है, सभी तालाब नदियाँ सूख चुके हैं। प्यास के मारे तो मेरा गला ही सूखा जा रहा है। तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है।
क्यों रे कालू भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊँ चील बहन, गर्मी के कारण सारे जंगल, तालाब, नदियाँ, पेड़ पौधे सूख चुके हैं और अब ना ही जंगल में खाने के लिए फल हैं और ना पीने के लिए पानी। क्या करूं बहन, कुछ समझ नहीं आता। देख कालू, अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो तुझे खाना भी मिलेगा और पानी भी। हाँ हाँ, बताइए बताइए बहन, मैं क्या काम करूं? चील बहन, तुम जल्दी से बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं वो सब करूँगा जो तुम बताओगी। देखो कालू, तुम्हें तो पता ही है कि जंगल में न तो किसी पक्षी के लिए कुछ खाने को बचा है और ना ही पीने को, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ चील बहन, वो तो है। इसीलिए जब सारे पक्षी भोजन की तलाश में दूसरे जंगल में चले जाएंगे और तभी तुम उस पक्षी का घोंसला दिखा देना जिसमें उस पक्षी के बच्चे केवल अकेले हों और मैं उसके बच्चों को खा लूंगी और जो अंडे होंगे उन्हें तुम खा लेना। अरे वाह चील बहन, प्लान तो लाजवाब है आपका। बस अब सभी पक्षियों के बाहर जाने का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन सुबह हो जाती है। मेरे बच्चे, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, आप दरवाजा अच्छे से बंद करना। और बेटा, अगर कोई जबरदस्ती घर के अंदर आ जाए तो तुम इस घोंसले के नीचे छुप जाना। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मा, आप जाइए। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को सावधान करके जंगल में भोजन के लिए निकल पड़ते हैं। तैयार हो जाओ चील बहन, अब तो हमारी पार्टी चलेगी। चलो चील दी, हम आपको पक्षियों के घोंसले बताते हैं। फिर कालू कौवा चील को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। ए कालू, ये किस पक्षी का घोंसला है? चील दी, ये जंगल के सबसे चतुर पक्षी मीनू का घोंसला है और इसके बच्चों को खाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो वो जीना हराम कर देगी। चलो हम दोनों किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में चलते हैं। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा तोता का घोंसला, चलो अंदर जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं। उन दोनों के अंदर आते ही तोते के दोनों बच्चे दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। अरे चील बहन, यहाँ तो कोई बच्चा और अंडा तो कुछ भी नहीं है। अरे कालू, भूख से तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे जल्दी ले चल किसी ऐसी जगह जहाँ भूख भी शांत हो जाए, बहुत देर हो चुकी है। फिर वो दोनों तोते के घर से निकल जाते हैं। तभी तोते के दोनों बच्चे दरवाजे के पीछे से बाहर आ जाते हैं। अरे बहन, आज तो बाल बाल बच्चे हैं। हाँ हाँ बहन, कहते हैं ना कि जिसको राखे ऊपर वाला मार सके न कोई। अरे चील बहन, ये बुलबुल का घोंसला है, इसमें तो पक्का ही बच्चे होंगे। चलो चलो हम दोनों अंदर चल के देखते हैं। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। आज तो मिल गया शिकार मिल गया शिकार। अरे वाह कालू, यहाँ तो बच्चों के साथ साथ बोनस के साथ अंडे भी मिल गए। चील आंटी, हमें मत खाइए। मम्मा मम्मा, हमें बचाओ बचाओ मम्मा। हमें तुम्हारे आंसुओं से कोई हमदर्दी नहीं है। तभी चील बुलबुल के बच्चों को और कालू कौवा बुलबुल के अंडों को खा जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सभी पक्षी दाना लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? मेरे अंडे भी नहीं है। बच्चों तुम कहाँ चले गए? हाय मैं तो लुट गई मैं बर्बाद हो गई। फिर बुलबुल रोती हुई मीनू के पास जाती है। मीनू बहन, मेरे घोंसले में मेरे बच्चे और अंडे कुछ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। तभी तोती वहाँ अपने बच्चों के साथ मीनू के पास आ जाती है। मीनू बहन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं घर के पास वापस आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। बच्चों, तुम बता सकते हो कि क्या हुआ था? हाँ आंटी, हम लोग आराम से अपने घोंसले में बैठे हुए थे, तभी बाहर से आवाज आई। ये रहा तोते का घोंसला, चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। फिर हम दोनों दरवाजे के पीछे छुप गए और वो दोनों दरवाजे से अंदर आ गए और हम दोनों चुप होके बिल्कुल छिप गए थे। बेटा, वो देखने में कैसे थे? ये हमने नहीं देखा। एक काम करते हैं बहन, जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करते हैं। जब सभी पक्षी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तब मीनू बोलती है, दोस्तों, जब हम सभी भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तभी कोई ना कोई हमारे दुश्मन मौके का फायदा उठाकर हमारे घर आ जाते हैं और हमारे बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं। इसलिए हम लोग आज से जब भोजन लेने जाएंगे तो बारी बारी से एक चिड़िया हमारे बच्चों की रक्षा और देखभाल करेगी।
हाँ हाँ ठीक है मीनू सही कह रही है। ठीक है मीनू बहन, हम सब तैयार हैं। मीनू की बात का सभी पक्षियों ने सहमति की और पहले दिन जंगल की रक्षा बुलबुल के हिस्से में आई। अब हर रोज एक पक्षी बच्चों की पहरेदारी में बैठ जाते और सारे पक्षी भोजन की तलाश में निकल जाते। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन, अरे चील बहन, मामला तो बिगड़ गया है, अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। हाँ मिल गया उपाय कालू, मिल गया। हाँ क्या मिल गया बताओ चील दी। अब हम पक्षियों के बच्चों पे नहीं बल्कि पक्षियों का ही शिकार करेंगे। हैं चील दी, ये कैसे हो सकता है? कुछ बताओ चील दी, कुछ बताओ। तभी चील कालू कौवा के कान में कुछ कह देती है। हाँ अब आएगा ऊँट इस गुफा के नीचे। मैं अभी जाता हूँ और आपके बताए अनुसार जाल फेंकता हूँ। फिर कालू चील की गुफा में से कुछ भोजन लेकर जंगल में आ जाता है और आकर आवाज लगाता है। पक्षियों एक खुशखबरी है। हमारे जंगल में उस गुफा के पीछे पीने के लिए पानी और कुछ खाने के लिए दाने भी हैं। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी कौवे के पास आ जाते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो कालू? अरे क्यों नहीं, देखो तुम लोग तो मेरे अपने हो, इसीलिए बता दिया। अब तुम लोग मेरी बात का यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी। देखो पक्षियों, हमारे बच्चे प्यास से परेशान रहते हैं। हमें एक बार इस कालू का विश्वास करना चाहिए। चलो हम सब गुफा की तरफ चलते हैं और देखते